हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाइन्थ क्लास का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर से 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो शायद आपको ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्लास 9th के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बोल रहा है कि निम्नलिखित बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें। कुछ आपको संख्या दिया रहेगा, उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, मतलब जिसमें अंश भी और हर भी हो। ठीक है, व्यक्त कीजिए। जहाँ बोल रहा है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और नीचे Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर में आपका कोई भी डिजिट हो लेकिन नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि मतलब Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने संख्या दिया हुआ है कि ये आपका दिया हुआ है 4.5 और 3 पर रेकरिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो क्वेश्चन है आपके सामने 1.6154, इस पे आपका 5-4 पर रेकरिंग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, अगर आपने दो वीडियो नहीं देखा है, 2 क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो दोनों क्लास देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो दोनों क्लास नहीं देखा तो शायद ये क्लास आपको बढ़िया से समझ में नहीं आए। ठीक है, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एक प्रॉपर नोट्स आपका बनना चाहिए और आप नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। 4.53 और इस क्वेश्चंस में सिर्फ 3 पर रेकरिंग है, ध्यान रखना 3 पर बिंदु है, पॉइंट है। अब इसको कहता है कि भाई P/Q के फॉर्म में लिखो, मतलब अंश और हर के फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बने रहिए मेरे साथ। ओके, देखिए सबसे पहला सवाल आपके सामने था 4.5 और 3 पर रेकरिंग। इस पर 3 पर रेकरिंग है। ठीक है, एक डिजिट। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि लगातार, जैसे कि मान लीजिए 0.3 है, इस पर अगर रेकरिंग आपके सामने हो जाए तो आप कहोगे कि इसको आप लिख सकते हो 0.3333, ये लगातार जाते रहेगा इन्फिनाइट टर्म तक। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। मैंने 2 क्लास में पूरी बढ़िया से समझा चुके हैं। जाके वो दोनों क्लास देख लीजिए, तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा हम रिव्यू दे देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4.53 पर रेकरिंग। ठीक है, इसको लिखना है स्पैंड फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? 4.5 और इस पर देखो 3 पर रेकरिंग है ना, 3 पर रेकरिंग है, अर्थात सिर्फ 3 बढ़ेगा। तो बोल सकते हो 3 3 3, मतलब जिस पर रेकरिंग होता है ना वही बढ़ता है, इन्फिनाइट टर्म तक बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, और तो बोल रहा है क्वेश्चन में 4.5 3 पर रेकरिंग जो है उसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 3 3 लगातार जाते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। अब आपको कंसेप्ट पता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने पर रेकरिंग होता है ना, जितने नंबर पर, जितने डिजिट पर, जितने अंक पर रेकरिंग होता है ना, उतना 0 से गुना करते हैं दोनों तरफ। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से दो, सिर्फ 3 पर रेकरिंग है, 3 पर पॉइंट है। ठीक है, एक अंक पर पॉइंट है ना, एक डिजिट पर पॉइंट है। तो एक डिजिट पर पॉइंट है तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे बताओ? 10 से गुना करेंगे। मैं ये कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, जाके देख लो, समझ में आएगा बढ़िया से। अगर 2 अंक पर पॉइंट रहता है, 2 अंक पर रेकरिंग रहता है तो भाई हम लोग 100 से गुना करते हैं। 3 अंक पर रेकरिंग रहता है तो भाई हम लोग 1000 से गुना करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे सिर्फ 3 पर रेकरिंग है, अर्थात 1 अंक पर रेकरिंग है, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे।
तो समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 10x, देखो यहाँ पे 10 से गुना कर रहे हैं ना, तो भाई 10x हो जाएगा यहाँ पे। और इधर भी 10 से गुना करेंगे तो इधर भी 10 से गुना हो गया। अब आपको कंसेप्ट पता है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जब 10 से गुना करते हैं ना तब पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर आ जाता है, पॉइंट के इधर आ जाता है। तो ये 5 एक डिजिट है ना, अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 10 से गुना कर रहे हैं ना तो सिर्फ 1 डिजिट, 1 अंक, एक अंक क्या हो जाएगा, उठ के इधर आ जाएगा। तो 45.333 हो जाएगा अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके। अब आप क्या करो कि आप फिर से सेकेंड नंबर में 10 से गुना कर दो, फिर समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब समीकरण 2 में हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में तो कर दिए, अब समीकरण 2 में करेंगे। तो समीकरण 2 में अगर 10 से गुना करोगे तो भाई 10x तो पहले से है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100x हो गया, 10 दाएं के 100 हो गया, ठीक है। और इधर भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, एक अंक इधर आ जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक इधर आएगा। तो भाई हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 है ना, उठ के इधर आ जाएगा, तो 453.333 बन जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? स्टेप हमने ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिए, ये और ये। इसको इक्वेशन नंबर 2 माने थे और इसको इक्वेशन नंबर 3 माने थे, ठीक है। अब आप क्या करो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करो, घटा दो, ठीक है। यह लिखा हुआ ना, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब घटा दो दोनों को, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 3 में, ठीक है, इधर क्या है, 100x है, 100x है, तो यहाँ पे 100x लिखा गया, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या है, 10x है, 10x है, तो यहाँ पे 10x लिखा गया, समझ में। और समीकरण 3 में इधर देखो 453.333 है और इसमें आपको दिया हुआ है 45.333 है, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, देखो घटा दिया। अब आप ध्यान दो, पॉइंट के बाद इधर भी 3 है, पॉइंट के बाद इधर भी 3 है और दोनों में माइनस करना है, घटाना है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया बढ़िया से? ओके। अब आप क्या करो कि 453 में से आप 45 को घटा दो, तो जैसे ही 453 में से 45 को घटाओगे ना तो 408 आ जाएगा। और इधर 100x में से 90x घटाओगे तो 90x आ जाएगा, सॉरी 10x घटाओगे तो 90x आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 408/90, क्योंकि 90 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू ही मुझे पता करना था, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो x इक्वल टू हम लोग मान लिए थे 4.53 पर रेकरिंग, और 4.53 को p/q में लिख लें, तो x की वैल्यू तो ये है, इसलिए x के स्थान पर यहाँ डाल देंगे 4.53 इक्वल टू 408/90। देखो 408/90 आ गया p/q के फॉर्म में, ये आपका p है, ये आपका q है। समझ में आया बढ़िया से? तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी आप पहले क्या करो, x मान लीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। वो 2 क्लास आप देख लो जाके, अगर वो आप दोनों क्लास देख लेते हो ना तो बढ़िया से ये क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए x इक्वल टू 1.6154 और इसमें ध्यान दो सिर्फ 5 और 4 पर रेकरिंग है, पॉइंट है। अब यहाँ पे 2 अंक पर रेकरिंग हो गया, तो 1 अंक पर रेकरिंग रहता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 अंक पर रेकरिंग है तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ सिर्फ 5-4 पर रेकरिंग है, इसलिए 5-4 क्या होगा, इंक्रीज होगा इन्फिनाइट टर्म तक, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको, समीकरण फर्स्ट में क्या करो, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से गुना कर दो। 100 से किस लिए गुना किए, क्योंकि 2 अंक पर रेकरिंग है, ठीक है। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना करने पर 100x में अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो भाई 100x आता है, ठीक है। और इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है कॉन्सेप्ट, पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी पॉइंट वाले नंबर में, तो पॉइंट के बाद वाले नंबर
दो नंबर जो है, दो अंक जो है उठ के पॉइंट के इधर आ जाता है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक अंक इधर आ जाता है, 1000 से गुना करते हैं तो 3 अंक उठ के इधर आ जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं। जैसे ही 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 अंक उठ के इधर आ जाएगा, अर्थात 61 जो है ना उठ के इधर आ जाएगा, 61 जो है उठ के इधर आ जाएगा। इसलिए 1 तो पहले से है, 61 इधर आ जाएगा तो 161 हो जाएगा पॉइंट। फिर देखो 54 54 54 जाते रहेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। वही कंसेप्ट है, फिर से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में आप 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, फिर से 100 से गुना कर दीजिए। क्यों 100 से गुना किए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 54 54 ही लाना है, लेकिन यहाँ पे 61 हो गया। एक ठो और समीकरण बनाना होगा जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 54 54 आए, ताकि उसमें से घटाने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, फिर से समीकरण 2 में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100x तो पहले से है, फिर से 100 से गुना कर रहे हैं, तो भाई 100x पहले से है, फिर से 100 से गुना कर रहे हैं, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता है जब 100 से गुना करते हैं ना, पॉइंट के उधर जितना 2 अंक उठ के पॉइंट के इधर आ जाता है। तो ये जो 54 है ना, 54 उठ के कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। 161 तो पहले से है, 54 उठ के इधर आ गया, तो 161 54 हो जाएगा, पॉइंट 54 54 54 बढ़ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए, या आप इसको आप इक्वेशन नहीं भी मान सकते हो। अब आप ध्यान दो इस क्वेश्चंस में, इस स्टेप को ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत सारे स्टेप है बनाने का क्वेश्चंस में, या इस स्टेप को ध्यान से समझना। 10,000 x इक्वल्स टू हो गया 161 54 पॉइंट 54 54 54 ऐसा ही जा रहा है लाइफ टाइम तक। अब इस वाले पार्ट को हम लोग स्प्लिट करेंगे। देखो 161 है, सॉरी इसमें लिखा नहीं रहा है, पैड नहीं मेरे पास। 161 क्या है आपका, 54 पॉइंट क्या है, 54। अब इस वाले पार्ट को हम लोग स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 161 54, ठीक है, प्लस 0.54 54 ऐसे जाते रहेगा। क्यों, क्योंकि 161 को अगर 0 में ऐड करेंगे तो भाई 161 54 ही आएगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट ये आपका आ जाएगा, समझ में, जोड़िएगा ना तो वही आपका आंसर आएगा। तो इसको हम लोग स्प्लिट कर लिए जोड़ के फॉर्म में, इतना और इतना लिखते हैं। अब आप ध्यान से देखना है इस क्वेश्चंस में, ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, क्या करो आप ध्यान से देखो। ठीक है, 0.545454 0 पॉइंट क्या है आपका 54 को क्या लिख सकते हैं, 100x माइनस 161 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, नहीं समझ में आया ना। देखो इस वाले समीकरण ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है बताओ 100, सॉरी अभी रुक जाओ, मैं आपको बढ़िया समझाता हूँ कि इस वाले पार्ट्स को किस प्रकार लिखा गया। ठीक है, ध्यान से देना, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 100x इक्वल टू क्या है 161 पॉइंट 54 तो इसको लिख सकते हैं प्लस 0.54 ये समझ में आया, बढ़िया से स्प्लिट कर दिए। अब 161 को उठा के इधर ले जाओ तो यहाँ बन जाएगा भाई 100x माइनस 161 इक्वल टू, इधर बन जाएगा सिर्फ 0.54 समझ में। और 0.54 का ही वैल्यू हमको लिखना है, ध्यान से देखो 0.54 का वैल्यू कितना होगा 100x माइनस 161, तो यहीं पे लिखा गया 100x माइनस 61, समझ में आया बढ़िया से। अब आपको पता है कि x वाला के साथ रहना पसंद करता है और विदाउट x वाला विदाउट x के साथ रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो आपका 100x है 100x है उठ के 10,000x के पास आना चाहेगा, क्योंकि x के साथ रहना पसंद करेगा। तो ये 100x उठ के यहाँ पे आ गया, जैसे ही उठ के इधर आ गया तो ये इधर प्लस में है तो बराबर के इधर आता है तो माइनस बन जाता है, तो यहाँ पे माइनस 100x हो जाएगा इक्वल टू, अब 161 54 में घटाओगे 161 ना तो आपको इतना आएगा 1599 3 आ जाएगा। ठीक है, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 10,000x में से अगर 100x घटाओगे ना तो 9900x बनेगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए।
तो x की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 1599 ये आपका नीचे आ जाएगा और यही हमको निकालना है। देखो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो जाएगा। तो 1.6154 पर रेकरिंग हो गया, कोई इतना p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ बढ़िया से। अगर आप चाहोगे इसे शॉर्टकट में बनाना कि कैसे हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में बना सकते हैं, तो आप जाके प्लीज़ पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसमें पूरी शॉर्टकट मेथड से भी बताया गया है। ठीक है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, अगला वही क्वेश्चन है और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, यही शॉर्टकट वाला मेथड है जो आपको बताया गया था, शॉर्टकट मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित दशमलव रूप, बोल रहा है कि निम्नलिखित है ना दशमलव रूप की संख्याओं को, मतलब ये सब पॉइंट वाला रूप में है, ठीक है, को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। परिमेय संख्या का रूप में लिखे, ध्यान दो, परिमेय संख्या का मतलब होता है p/q। ठीक है, परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, p/q, जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, इसे ही कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या का रूप। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित दशमलव रूप की संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, अर्थात p/q के फॉर्म में लिखे, इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब भी होता है p/q। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसको p/q के फॉर्म में लिखना है। जो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है वो कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि 3.61 है, इस वाले पॉइंट में कुछ रेकरिंग कुछ भी नहीं है। तो आपको बताया गया था पिछले क्लासेस में कि कभी भी कोई भी पॉइंट में अगर रेकरिंग नहीं हो तो उसको कैसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पूरी नंबर को लिख दीजिए और पॉइंट के बदला में 1 डाल दीजिए और देखना है पॉइंट के बाद कितने अंक है। तो पॉइंट के बाद भाई 2 अंक है तो 2 जीरो डाल दीजिए, वही हो गया आपका p/q के फॉर्म में, क्योंकि p का मान 361 और q का मान आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका भी शॉर्ट ट्रिक हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, जाके आप देख लो। तो उसका शॉर्ट ट्रिक था कि इसमें देखो ध्यान से 0.59 पर रेकरिंग है, 59 पर रेकरिंग, अर्थात 1 नंबर पर रेकरिंग है। आपको बताया गया था कंसेप्ट कि 0 को भूल जाएंगे, 59 को लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको लिख देंगे यहाँ पे। कंसेप्ट बताया गया था, क्योंकि 5 पर रेकरिंग नहीं है तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, फिर बटा कर देंगे। और देखो कितने अंक पर रेकरिंग है भाई, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1/9 लिखा जाता है। शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लो वो वीडियो, समझ में आएगा बढ़िया से। और फिर देखना है कि कितने नंबर पे आपका रेकरिंग नहीं है, तो 1 नंबर पर रेकरिंग नहीं तो 1 जीरो डाल दीजिए, यही आपका कॉन्सेप्ट था। और 59 में से अर्थात 59 में से अगर 5 को घटाओगे ना, 5 को घटाओगे ना, तो 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, बटा में कितना आएगा, 90 आ जाएगा। इसको आप 18 से काट दो, देखो 18 यही 54 होता है ना, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा, 18 से 5 से गुना करोगे 90 आएगा, 18×5 90, इसलिए 18 से दोनों को काट दिया, 3/5। इसको p/q में कैसे लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। समझ में आया बढ़िया से। सेम प्रोसेस ये है शॉर्टकट मेथड वाला, ठीक है, ध्यान से देखोगे वही कंसेप्ट है, ठीक है, वही कंसेप्ट है। क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड, आप काम करो कि इस पूरा नंबर को लिख दो यहाँ पे, ठीक है, फिर माइनस कर दो। अब देखना है कि रेकरिंग के इधर कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ तक देखो लास्ट रेकरिंग है ना, लास्ट रेकरिंग आपका यहाँ तक है। 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। देखो लास्ट नंबर यहाँ पे रेकरिंग है ना, यहाँ पे रेकरिंग। अब इसके पीछे देखना है कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, तो 137 नंबर पर रेकरिंग नहीं है ना, तो माइनस करेंगे 137, फिर बटा कर देंगे। आपको कंसेप्ट बताया गया है पिछले क्लास में कि जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उतना 9 होता है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ लास्ट रेकरिंग है तो इसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 को 9 हो गया, समझ में। और पॉइंट के बाद देखना है मुझे कि कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। इसका कोई कंफ्यूज मत होना, इस पर भी रेकरिंग माना जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा कि उस पर रेकरिंग नहीं देगा, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि लास्ट रेकरिंग से काउंट होता है, यहाँ से काउंट होगा। तो पॉइंट के बाद 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब 13, 75, 68 में से 137 को माइनस करोगे ना, घटाओगे ना, तो 13, 74, 31 आ जाएगा, फिर बटा में 999 0 आ जाएगा। ये आपका p/q के फॉर्म में हो गया।
ठीक से समझ में आ गया? चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन को बोल रहा है टाइप 4 का क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। कुछ थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a और b दो परिमेय संख्या है, बोल रहा है तो क्वेश्चन ध्यान से देखना। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं है जहां b जो है वो a से बड़ा है, अर्थात a का मान अगर 1 हो जाना तो b का मान आपका 2 होना चाहिए, क्योंकि b जो है वो a से क्या है, बड़ा है। समझ में आया इसका मतलब हो। और उनके बीच n परिमेय संख्या रखना हो। अगर उनके बीच में n परिमेय संख्या, देखो ये क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो परिमेय संख्या आपको दिया रहेगा, उस दोनों के बीच में आपसे परिमेय संख्या पूछेगा। एक परिमेय संख्या पूछेगा, दो परिमेय संख्या पूछेगा, तीन परिमेय संख्या पूछेगा, चार परिमेय संख्या पूछेगा, यहाँ तक कि 5 परिमेय संख्या भी आपसे पूछा जा सकता है। 6 भी पूछ लेगा, 7 भी पूछ लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका फार्मूला होता है। इसलिए मैंने फार्मूला बनाया है, यदि a और b दो परिमेय संख्या है और उनके बीच में हमको n परिमेय संख्या निकालना हो, n टर्म मतलब कुछ भी हम निकाल सकते हैं, 2 4 5 कुछ भी, तो n टर्म निकालना है ना, तो उसकी फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए कि पहला टर्म एक परिमेय संख्या निकालना है तो ये निकालेंगे, ये लगाएंगे फार्मूला। दो परिमेय संख्या निकालना है तो भाई ये निकालेंगे, ये लगाएंगे फार्मूला। n परिमेय संख्या निकालना है तो ये लगाएंगे फार्मूला। अगर 3 परिमेय संख्या निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब कंसेप्ट को तो समझ में आया, फार्मूला समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद आपको फार्मूला कंप्लीटली बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में, बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 परिमेय संख्या का मतलब होता है कि n का मान क्या करेंगे, 6 रखेंगे और 6 बार हम लोग काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको बताया गया था, फार्मूला बताया गया था, ये आपका पहला परिमेय संख्या है, ये आपका दूसरा परिमेय संख्या है, ये तीसरा परिमेय संख्या है, ये चौथा परिमेय संख्या है, ये पांचवा परिमेय संख्या फार्मूला है, और ये आपका छठा परिमेय संख्या है। तो 6 परिमेय संख्या निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो भाई इस सभी की वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा बारी बारी से। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला बात है कि 3 और 4 के बीच बोल रहा है, तो 3 जो है ना a की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से समझना। b की वैल्यू ना 4 हो जाएगी और n की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्यों n की वैल्यू 6? क्योंकि 6 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, फार्मूला में ध्यान दो, b माइनस ए निकालना है। देखो b माइनस ए इसमें भी है, 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 b माइनस ए इसमें भी है और b माइनस ए इसमें भी है। तो जितने भी फार्मूला है सब फार्मूला में आपको b माइनस ए यूज होने वाला है। b माइनस ए क्या हो जाएगा, यूज होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग b माइनस ए को फाइंड कर लेंगे, b माइनस ए निकाल लेंगे। तो ए बी का मान तो हमको पता है, a के मान कितना है 3, b का मान कितना है 4। तो सबसे पहले b माइनस ए की मान पता कर लेंगे। तो b की मान आपका 4 है, देखो ध्यान से, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो b माइनस ए की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो। अब सभी फार्मूला में कॉमन एक और चीज़ देखेंगे, देखो n+1 इसमें भी है, n+1 इसमें भी है, n+1 इसमें भी है, n+1 आपका इसमें भी है, n+1 आपका इसमें भी है और n+1 आपका इसमें भी है। तो n+1 भी निकाल लेंगे कॉमन पार्ट को। तो n की वैल्यू कितना है, 6 है, तो n+1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक ऐड कर दो उसमें, ठीक है। अब क्या करना है, सभी की वैल्यू क्या करना है, 6 में पुट कर देना है, 6 परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में। अब देखो a की वैल्यू 3 आ गया, b माइनस ए की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, और n+1 का वैल्यू आपका 7 आ गया। समझ में, a की वैल्यू 3 आ गया, b माइनस ए की वैल्यू 1 होता है ना, और 1 को 2 से गुना करोगे भाई 2 आ जाएगा, और n+1 का मान आपका 7 है।
सेम प्रोसेस है, ए की वैल्यू 3, देखो ए की वैल्यू 3, तो 3 डाल देंगे, प्लस है तो प्लस। अब इसकी वैल्यू आपका 1 है, बी माइनस ए। अब 3 को 1 से गुना करो तो भाई 3 ही होगा, 3 एकम 3 होता है, और n+1 का वैल्यू आपका 7 है, तो भाई इसमें 7 डाल दो। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, सेम प्रोसेस आपका इसमें करेंगे। 6 पर में संख्या निकल गया। अब इसको सॉल्व कर देना। अब ये सब आपको देखने से क्या लग रहा है भाई, भिन्न का जोड़ लग रहा है। ध्यान से देखोगे ना समझ में आएगा। देखो इसके बटा में 1 करोगे, ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। इसके बटा में 1 करोगे, ये भी आपका भिन्न का जोड़ हो गया। इसके बटा में 1 करोगे, ये भी आपका भिन्न का जोड़ हो गया। इसके बटा में 1 करोगे, ये भी आपका क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। इसके बटा में 1 करोगे ना, तो ये भी आपका भिन्न का जोड़ हो गया। इसके बटा में 1 करोगे भाई, ये भी आपका भिन्न का जोड़ हो गया। सभी भिन्न का जोड़ है, इसको सॉल्व कर देना। तो भिन्न का जोड़ का कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ चुके हो बचपन में। तो 7 एक एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 3 21, 21 1 22 हो जाएगा। ये आपका पहला पर में संख्या। सेम प्रोसेस सबको सॉल्व कर दो। 7 3 21, 21 2 23, 23 बटा 7 हो जाएगा। 7 3 21, 21 3 24, 24 बटा 7 हो जाएगा। फिर 7 3 21, 21 4 25, 25 बटा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 3 21, 21 5 26, 26 बटा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ प्रोसेस है 7 3 21, 21 6 27, 27 7। तो 3 और 4 के बीच में 6 पर में संख्या कौन कौन हो जाएगा बताओ। 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ, बढ़िया समझ में आया? ओके, ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 और 0.2 के बीच में 3 पर में संख्या ज्ञात करना है। तो वही कंसेप्ट है, a की वैल्यू आपका 0 है, b की वैल्यू आपका 0.2 है और n की वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पर में संख्या बोल रहा है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट है कि पहले b माइनस ए निकाल लीजिए, क्योंकि b माइनस ए सब में कॉमन है। देखो b माइनस ए इसमें भी है, b माइनस ए इसमें भी है, b माइनस ए इसमें भी है। सभी फार्मूला में आपको b माइनस ए कॉमन है। देखो यहाँ पे 3 लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 पर में संख्या निकालना है, ठीक है। 5 रहता तो 5 लेते, 4 रहता तो 4 लेते, ठीक है, 6 रहता तो 6 लेते, 7 तो 7 लेते। और n+1 भी देखो तीनों में कॉमन है, n+1 इसमें भी, n+1 इसमें भी, n+1 इसमें भी, तो n+1 भी निकाल लो। तो भाई n+1 नहीं भी निकाल सकते हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू आप रख के पुट कर सकते हो। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना। देखो a की वैल्यू 0 है, 0 डाल दो। देखो सबतल आपका 0 है, a की वैल्यू है ना। b माइनस ए का मान है 0.2 कि देखो ध्यान से 0.2 में से 0 घटाओगे ना तो 0.2 ही आएगा, तो 0.2 आ जाएगा। n की वैल्यू आपका 3 है ना यहाँ पे, तो 3+1 हो जाएगा। फिर 3+1, देखो 3+1, बस सिर्फ वैल्यू को पुट किया गया, कुछ नहीं किया गया। अब मल्टीप्लाई कर दो ना। अब 0 में इसको ऐड करो, किसी भी संख्या में अगर 0 ऐड करते हैं तो भाई इतने आता है ना सेम, कोई इसमें चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 0.4 हो जाएगा और 3 1 बनेगा 4। फिर यहाँ देखो 3 दूना 6, 0.6 आ जाएगा बटा 4 आ जाएगा। आ रहा है बढ़िया समझ में? चलो ओके, अब ध्यान से देखो, ये आपको कंसेप्ट बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, अब इसको सॉल्व कर देना है। 0.2 अगर है ना तो इसको लिख सकते हैं 2/10। बेसिक मैथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा हो तो जाके देख लो, उसमें पूरा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। 1.4 है ना, तो इसको लिख सकते हैं भाई हम 14/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 डाल दिए, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल वे है। तो 0.2 को लिख सकते हैं 2/10, 4 तो नीचे पहले से अवेलेबल है। फिर 0.4 को लिख सकते हैं 4/10, 4 तो पहले से नीचे से अवेलेबल है। फिर है ना 0.6 को लिख सकते हैं 6/10, 4 पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट बताया गया था कि 3 वाला रहता है ना, तो जो नीचे है ना इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/40 हो जाएगा ये, या फिर इसको बटा में 1 कर सकते हो, बटा में 1 कर सकते हो ऐसे। अब जैसे ही बटा में 1 करते हो, ध्यान से देखो 2/10 और 4, और इसको बटा में 1 करते हो, उसको सॉल्व करते हो ना, तो ऊपर 2 अंक तो रहता ही है, गुना का साइन लेकर नीचे जो अंक है वो सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला नीचे।
इसको सॉल्व करोगे ना 2 बटा कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ लिखा गया है 2 बटा 40। सेम प्रोसेस से क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे तो 4 बटा 40 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भाई 6 बटा 40 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो या आप इसको पॉइंट में तोड़ के भी बना सकते हो। तो इसको पॉइंट में 2 को 40 से भाग दोगे ना 0.05 आ जाएगा। 4 को अगर 40 से भाग दोगे 0.1 आ जाएगा और 6 को 40 से भाग दोगे 0.15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन निकल गया। देखो 3 परमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 0 और 0.1 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। अर्थात क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 और 0.1 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। पुनः 0 और 0.1 के बीच 20 परमेय संख्या भी मुझे ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सबसे पहले क्या काम करो कि 0 और 0.1 के बीच में पहले 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। और जब 3 परमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगे ना तो फिर से उसी संख्या के बीच में 20 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये इस वाले क्वेश्चन देखो, पॉइंट वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, तो आप घबराना मत। इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मर्जी से, बुक से मिलेगा भी नहीं। ठीक है, मिल भी सकता है, आप बुक का भी आंसर लिख सकते हो या अपने मन से भी आंसर लिख सकते हो। तो मुझे क्या करना है कि 0 और 0.1 के बीच में 3 परमेय संख्या लिखना है। तो भाई उसके बीच में लिखना है, तो बीच में मतलब 0.01 लिख सकते हो, 0.02 लिख सकते हो, 3 ही लिखना है, 0.03 लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आप 0.01 क्यों लिखे, 0.2 क्यों नहीं लिखे। अब 0.2 इसलिए नहीं लिखे भाई कि मुझे संख्या लिखना है 0 और 0.1 के बीच में, और 0.1 के बीच में ये नहीं आता, ये बड़ा हो जाता, मतलब 1 के बाद आएगा, ये 2 है ना, इसीलिए। अगर आप बात करते 0.02 तो ये बिल्कुल इससे छोटा है क्योंकि एक 0 आ गया पहले। तो इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसके बीच में अंक होगा 0.01। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे 1 भी डाल सकते हो अपने मर्जी से, 1 भी डाल सकते हो, 21, 31 भी डाल सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद आपका 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये 0 और 0.1 के बीच में ही है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में, वो भी आपको सही हो जाएगा। तो ये आपका होगा आंसर पहला का। पहला सवाल जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसका सवाल का उत्तर आपका ये हो जाएगा तीनों। आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे 0.0001 भी डाल सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। फिर कहता है कि अगर 3 परमेय संख्या निकल जाए तो पुनः उसकी 20 परमेय संख्या निकाल लो। तो 20 परमेय संख्या निकालने के लिए भाई आसान प्रोसेस है, जैसे मैं इसको निकाला ना उसी प्रकार 20 तक चले जाओ। तो 0.01, 0.02, 0.03 ऐसा जाए आपका 0.020 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल 20 परमेय संख्या निकल चुका है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर लिख देना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया। ओके, देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि x और y परमेय संख्या हो, यदि x और y परमेय संख्या हो तो दिखाए कि निम्नांकित भी परमेय संख्या होगी। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखते रहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x और y परमेय संख्या हो, कहता है कि अगर x जो है वो भी परमेय संख्या है और y भी है वो भी आपका परमेय संख्या है। अगर x और y परमेय संख्या है तो मुझे दिखाना है कि निम्नलिखित संख्या जो है वो भी परमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से। ओके, और परमेय संख्या का डेफिनेशन है कि जिसमें अंश भी हो और हर भी हो, अर्थात p/q के फॉर्म में वो अपरमेय संख्या होता है, और अपरमेय संख्या होता है जो p/q के फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं और समझने की पूरी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप प्रूव कीजिए, दिखाइए कि x² प्लस y² भी आपका परमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दिखा देते हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि x और y परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन है p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए, जो बटा फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। मान लीजिए कि x की वैल्यू m बटा n होगा, y की वैल्यू a बटा b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m बटा n भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यह फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, p बटा q के रूप में है। a बटा b भी आपका परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपका भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। समझ में? अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व कीजिए। अब x की वैल्यू m बटा n यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर y की वैल्यू ये जो है यहाँ पे डाल दो। अब आप m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखने से लगता है भिन्न का जोड़, बना दीजिए भिन्न का जोड़। n स्क्वायर b स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा n स्क्वायर b स्क्वायर। फिर वही कंसेप्ट है भिन्न का जोड़, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा m स्क्वायर b स्क्वायर, तो m स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये ध्यान से देखना, ये भी आपका क्या है, p बटा q के फॉर्म में परिमेय संख्या है। तो हो गया प्रूफ, दिख गया कि ये भी परिमेय संख्या होगा। आ रहा है समझ में बढ़िया से? ओके। आप ना कुछ भी मान सकते हो, आप 1/2 मतलब 1/2 भी मान सकते हो, 2/3 भी मान सकते हो। इसको भी रख के आप सॉल्व कर सकते हो, तब भी जाके वो भिन्न में आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा, परिमेय संख्या में ही आएगा। अब देखना ये आपका होमवर्क, देखना कोशिश करके, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, पूरी कोशिश करना बनाने का, और देखना कि जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आ रहा है बढ़िया समझ में? ओके, देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ओके, टाइप 5 में अब हम लोग आ गए हैं, देखते रहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब सत्य है या असत्य मुझे देखना है। कुछ कथन आपके सामने रहेगा, उसको सत्य असत्य में देखना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण भी लिखना है। तो यहाँ पे कारण छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कारण। वैसे हम बता देंगे यहाँ पे कारण क्या होगा। वैसे आप जो आप नोट बनाओगे ना, नोट्स बनाओगे, उसमें आप कारण भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नोट्स है। अगर आप दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो ये सब फालतू में चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और हम ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से आपको मैथ पढ़ा रहे हैं ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, मैथ के एग्ज़ाम में, अगर 9th क्लास के एग्ज़ाम में बैठे हो ना, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा मैथ को सॉल्व करने में। बस जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करते रहिए। जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। और उसके बाद आप क्या करो कि एक प्रॉपर अपना नोट्स बनाओ अपने हैंड राइटिंग में। अगर आपका उसमें हैंड रिटन होगा ना, तो आप बढ़िया से उसको रिकॉल कर पाओगे। एग्ज़ाम के टाइम में आप उसको बढ़िया से रिकॉल कर पाओगे। और आप क्या करो कि खूब प्रैक्टिस करो, जो जो क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप केसी सिन्हा का बुक फॉलो कर सकते हो या एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि उसमें बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन दिया हुआ है, कम संख्या में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए आप उस बुक्स को भी सॉल्व करो। और एक्स्ट्रा नॉलेज पाने के लिए आप क्या करो, केसी सिन्हा के बुक भी सॉल्व करो। क्योंकि केसी सिन्हा के बुक में क्या है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं, बहुत सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, और वो बहुत ही परफेक्ट बुक है। अगर आप केसी सिन्हा के बुक को पूरा बारीकी से अगर सॉल्व कर पाओगे ना, तो आप एनसीईआरटी का धजिया उड़ा दोगे, वो भी आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और 9th क्लास का दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम आप, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आ जाए, या 9th क्लास की कोई भी मैथ का बुक आपके सामने आ जाए, वो भी बुक आप सॉल्व कर दोगे अगर केसी सिन्हा ध्यान से सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताइए, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो कारण भी बताना है और उसका उत्तर भी देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये आपका सत्य है, तो लिखोगे ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहली क्लास में बोलता है वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या
परमेय और अपरमेय को कहा जाता है। जो संख्या परमेय भी हो और अपरमेय हो, उस सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि प्रत्येक परमेय अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, होती है, ध्यान रखना। इसका कारण में लिख दीजिएगा कि परमेय और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। इसके कारण में हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ बढ़िया से। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। सत्य है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, होती है। ठीक है, लिख दीजिएगा। लेकिन आपके सामने एक और क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है? ये उल्टा पूछ दिया, तो इसका उत्तर असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या का डेफिनेशन है कि वास्तविक संख्या परमेय भी होता है और अपरमेय भी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। नहीं, वो अपरमेय संख्या नहीं होती है, अपरमेय संख्या भी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा परमेय संख्या भी होती है। तो यहाँ पे अगर लिखा रहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या और परमेय संख्या भी होती है और परमेय संख्या भी होती है, तब जाके वो कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता, राइट हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपरमेय संख्या दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ परमेय संख्या अगर दे दे तो वो भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य हो गया। समझ में आ बढ़िया से। इसका कारण में लिख देना कि परमेय और अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, 1 और 3 का जो कारण है वो यही होगा। परमेय और अपरमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखना। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ध्यान दो। कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। नहीं, m देखो प्राकृत संख्या क्या होता है बताओ। प्राकृत संख्या होता है आपका 1 2 3 4 5, ये जाते रहता है भाई। बोल रहा है प्रत्येक बिंदु √m के फॉर्म में होता है। प्रत्येक बिंदु कैसे √m के फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर हम √4 डालते हैं यहाँ पे तो भाई रूट तो हट जाता है ना, 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, तो ये रूट तो हट गया, अर्थात √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं प्रत्येक बिंदु। वह आपका वास्तविक संख्या भी होता है। 2 क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आ रहा है बढ़िया समझ में। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सभी है ना धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ठीक है, तो आपको पता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 पढ़ा चुके हैं पहली क्लास में, जाके देखो 5 6, ये आपका होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सभी है ना धनात्मक पूर्णांक, सभी बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, सभी पॉजिटिव इंटीजर के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालोगे ना तो 2 आ जाता है, और 2 अपरमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या है, आपको पता है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बोल रहा है यदि नहीं हो तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय संख्या हो। तो भाई हो गया, आप 9 भी लिख सकते हो, 9 का वर्गमूल भी 3, 16 लिख सकते हो, या यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, √4, कुछ भी ऐसे। ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को में सत्य कथन पहचाने। मतलब 3 कथन आपको दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, उस तीनों स्टेटमेंट में क्या करना है कि जो आपका सत्य स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है पहला, √5 एक परमेय संख्या है। ये कथन क्या है आपका, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है।
तो ये आपका असत्य हो जाएगा, लेकिन मुझे सत्य कथन पहचानना है। सेकेंड बोल रहा है कि 25/169 एक परमेय संख्या है। जी हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट 25/169 जो है ना, इसको लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल आपका 5। रूट का मतलब होता है भाई वर्गमूल निकालना, और 169 का वर्गमूल होता है आपका 13 होता है। तो भाई 5/13 क्या है? परमेय संख्या तो है ही। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरमेय संख्या है। ये कथन सत्य सत्य बताओ। बोल रहा है प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, मतलब बताइए प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक का डेफिनेशन क्या है? पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में, जाके देखो। तो है ना, पूर्णांक होता है दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक होती है। लेकिन अगर बात करें रूट 5 क्या पूर्णांक है, तो कहोगे नहीं है, रूट 5 कभी भी पूर्णांक नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है? सभी संख्या होती है। तो रूट 5 कैसे पूर्णांक हो जाएगा? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, तो रूट 5 पूर्णांक है? नहीं है। एक अपरमेय संख्या होता है? जी हाँ होता है, क्योंकि रूट 5 भी आपका अपरमेय संख्या है। तो ये भी आपका कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से? ओके, तो ये आपका पहला टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में होंगे उसको ये वीडियो आपका प्रॉफिट हो और एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाए। ठीक है, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ध्यान देना दोस्तों, इस चैनल पे आपको 9th क्लास का कंप्लीट मैथ आपको मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज। कुछ ही दिन में हम लोग क्या करेंगे, एक राइटिंग पैड मंगवा रहे हैं। उस राइटिंग पैड पर क्या करेंगे, हम लोग लिख के आपको समझाएंगे, पूरी क्वेश्चंस को बारीकी से स्टडी करेंगे, और उसको बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, लिख के समझाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाएंगे, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। और क्वेश्चन सॉल्व कराने के तुरंत बाद हम लोग इसका एक प्रॉपर नोट्स PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप उस PDF फाइल को डाउनलोड कर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सके, बढ़िया से बना सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।